हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का पार्ट 2 लेकर आए हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बस 1 सेकेंड का समय लगता है। बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके इसके नए नए हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन समय के साथ मिलते रहे। और भी हम लोग बीच बीच में बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आसियन देशों के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा यूरोपियन यूनियन के बारे में कि यूरोपियन यूनियन के अंदर कैसे 28 देश थे, उसका गठन कब हुआ, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो इस तरीके से इसके बाद हम लोग फिर पढ़े कि इनकी विशेषता क्या थी, उसकी नाकामियां क्या हुई, ब्रिटेन क्यों अलग हुआ। तो ये सब चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आसियान के बारे में पढ़ते हैं। ASEAN, इसका जो पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट के जो भी नेशंस हैं, जो भी यहाँ के गणराज्य हैं, उन लोगों के बीच में एक ग्रुप बना। इसे कहा गया दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन कहा जाता है इसे। अब अगर आप मैप में देखिएगा तो इससे पता चल जाए कि दक्षिण पूर्व में कौन कौन से देश आते हैं। ये एक क्षेत्रीय संगठन था। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1968। 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी एशियन की स्थापना। ठीक है। ये शीत युद्ध के समय ही हुआ था। तो आसियान देश के संस्थापक देश की सदस्य की अगर हम बात करें तो इसके 5 सदस्य देश कौन कौन है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस। ये सब साउथ ईस्ट इंडिया के देश। तो आगे चलकर क्या हुआ, इसकी सदस्य देशों की संख्या बढ़ गई। अलग देश 5 और इसमें जुड़ गए: ब्रुनोई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। ठीक है। सब तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में अगर हम देखें तो इस हमने पढ़ना था परिचय के रूप में आसियान और चीनी अर्थव्यवस्था। यूरोपियन यूनियन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आसियान के बारे में। तो अगर बात करें कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय जो है इसकी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। जकार्ता कहाँ है दोस्तों? तो आसियान देश की इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है इसका मुख्यालय। आसियान भारत का सबसे बड़ा चौथा व्यापारिक भागीदार है। तो भारत के साथ आसियान कंट्रीज का बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध है। तो जितना व्यापार भारत करता है उसका चौथे नंबर का भागीदार है कौन? आसियान। तो भारत के साथ भी इनकी नीति अच्छी है। इनकी सहयोग के साथ भारत भी इसी साइड में आता है और भारत के साथ इन एक तरीके से नजदीकी है। आसियान का उद्देश्य क्या था? देखिए, कोई भी ग्रुप बनता है तो एक चीज तो जरूर जरूर इनका रहता है कि क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे। भाई, लड़ाई झगड़ा आपस के इन क्षेत्रों के देशों में ना हो, शांति बनाए रहे। ये एक प्रमुख सोच होते हुए सब लोग मिलजुल कर रहे ताकि हम अपना विकास कर सके। और क्या था? सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाना। कि जैसे आप अपने देश में कुछ करना चाहते हैं, आपके पास ऐसे कुछ संसाधन है, हमारे पास पैसा है, तो चलिए हम अपने आर्थिक रूप से आपको मदद करते हैं। और आपको प्राकृतिक संसाधन मिला हुआ है, तो दोनों लोग मिलकर कुछ काम करते हैं। तो सदस्य देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और निवेश को बढ़ा, सदस्य देशों को नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देना और उसका कल्याण करना। कुछ भी कार्य होता है, कोई भी देश, कोई भी राज्य या कोई भी राष्ट्र करता है, तो उसका पर्पस क्या होता है? नागरिकों को सुरक्षा देना, उसका कल्याण करना। क्षेत्र में शांति सुरक्षा बनी रहे, क्षेत्रों में शांति सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए सुरक्षा संबंधी मुद्दों पे बात करना और उसके सहयोग करना और उसके एक नीति के तहत चेंज करना या जोड़ना या हटाना। सभी सदस्य देशों को आपस में मिलकर आपदा या कोई बड़ा संकट आ जाता है, भू आपदा आ जाए, प्राकृतिक तरीके से कोई भी आपदा है, तो ऐसी आपदा को और उन संकटों को संकट को रोकना, विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सही से पालन करना और एक दूसरे को पालन करवाना भी मायने रखता है। कि भाई, हम तो पालन कर ही रहे, आप भी पालन करिए। नहीं पालन कीजिएगा तो आपको इस नीति के तहत हम आपको पनिशमेंट करेंगे। तो उसी के तरीके से ये सब सभी देशों का एक मुख्य उद्देश्य है एशियन का। ये भी कोई सैन्य संगठन नहीं था कि अगर भाई तुम किसी से लड़ाई जाके कर रहे हैं और तुमको कोई मारने आया तो हम अपनी सेना आपको मारने के लिए भेजते। एशियन वे इसे कहा जाता है। एशियन शैली क्या? अगर हम एशियन शैली की बात करें
तो इसकी शैली का मतलब ये इनका काम करने का तरीका। तो इनके जो है ना आपस में सहयोग और डिसीजन लेने निर्णय लेने का एक खास तरीका था। इसके मुख्य बिंदु क्या है? कोई भी चीजों को लेकर के एक खास तरीका होता है। हर चीजों की भाई अपनी शैली है। हमें पढ़ाने का मेरा अपना शैली है, किसी को पढ़ने का अपना शैली है। तो हर तरीकों को अपने अपने शैली होते हैं कार्यों का। तो उसी तरीके से इनकी एक शैली थी। इस शैली के मुख्य पॉइंट क्या थे? पहला पॉइंट था देश का संप्रभुता का सम्मान करना। हर देश एक संप्रभुत्व है तो उसको सम्मान करना और आंतरिक मामलों में दखल नहीं करना। अंदर क्या चल रहा है आपके घर में हमें मतलब नहीं है। जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे उसी मुद्दे पे बात करें। सभी निर्णय जो लेने हैं वो मिलजुल कर लेंगे और बातचीत के बाद लिए जाते थे। छोटे छोटे सुधारों के माध्यम से धीरे धीरे तरक्की करना। ये नहीं कि भाई एक ही दिन हम दुनिया पलट के रख देंगे, हम विश्व शक्ति बन जाएंगे, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। आप सुपर पावर एक दिन में नहीं बन सकते, लेकिन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के आप सुपर पावर बन सकते। तो तरक्की करना है छोटी छोटी सुधारों को के माध्यम से। और क्या था? सभी सदस्य देशों हर चीज में सक्रिय भागीदारी हो। जैसे अगर 10 लोग हैं तो ये नहीं है कि भाई 3 लोग ही काम कर रहे हैं, बाकी 7 लोग हाँ में हाँ मिला रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा काम की। भाई बता, हाँ हाँ अच्छा नहीं करना होता है, काम भी साथ में करना होता है। तो जितने सभी देश है सभी एक्टिवली भागीदारी रहे, एक्टिव रहे। और सदस्य देशों की जो भी सांस्कृतिक भिन्नताओं है, जो जिनकी भाषा है, जो इनकी पहनावा है, जो जिनकी सोच है, जो इनकी शैली है, तो सांस्कृतिक भिन्नताओं को भी सम्मान करना है सभी देशों के बीच में आपस में। ये जो आसियान के अंदर 10 देश थे। आसियान की प्रमुख स्तंभ जो है वो 2003 में आसियान में 3 प्रमुख स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय का निर्णय किया गया। तो 3 प्रमुख स्तंभ क्या थे आसियान समुदाय का? पहला आसियान सुरक्षा समुदाय, जिसे हमने यूरोपियन यूनियन में पढ़ा, यूरोपियन न्यायालय परिषद आयोग। तो ही उसी तरीके से एशियन में भी एक था सुरक्षा समुदाय। ये यूरोपियन यूनियन जैसा तो ताकतवर नहीं था, लेकिन और क्षेत्रों में बहुत अच्छा विकास कर रहा था। मेन पर्पस क्या था? सहयोग, एक साथ मिलकर विकास करने का। तो सुरक्षा समुदाय का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय सुरक्षा बनी रहे, तो इसको लेके समझौता करना। और ये समुदाय सेना का इस्तेमाल कम करने देता था। भाई कहीं भी कोई भी लड़ाई हो आपस में तो सेना का उपयोग नहीं करेंगे। सैन्य टकराव को रोकता था, आपस में बातचीत करके समझौता करके मामलों को सुलझाता था आसियान सुरक्षा समुदाय। दूसरा था आर्थिक समुदाय। इनका जो था आसियान आर्थिक समुदाय, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ज्यादा से ज्यादा आर्थिक विकास हो, ज्यादा से ज्यादा देश में पैसा आए, मुक्त मुक्त व्यापार हो। मुक्त व्यापार जब होगा एक देश से दूसरे देश के बीच में, जैसे हम आपके देश में अपनी चीजें बेचें, आप हमारे देश में आकर के अपने अपने चीज बेचें। हम ना आपके ऊपर कोई टैरिफ या टैक्स लगाएंगे और ना आप हमारे ऊपर लगाएंगे। जैसे अगर हम अपना चावल किसी देश को बेच रहे हैं, तो अगर जो चावल भारत में 50 रुपए केजी बिकता है, तो वहां के कोई व्यापारी 50 रुपए केजी खरीदता है। अब वहां की सरकार अगर हमें उस पर 50% टैक्स लगा, तो जो चावल 50 रुपए किलो बिक रहा है उस पे 50% का टैक्स जोड़ दिए, तो वो चावल अमेरिका में 75 रुपए उसको खरीद पड़ा। तो जब 75 रुपए खरीद पड़ेगा तो कुछ और वो अपना मुनाफा रखेगा, तो उसकी रेट बढ़ जाएंगे। वो 75 से 100 के बीच में वो बिकने लगेगा। तो इसी तरीके से मुक्त व्यापार हो, मुक्त व्यापार हो, आपस में कोई टैक्स नहीं लगे। और यहाँ निवेश, श्रम और सेवाओं में वृद्धि किया गया। तो ये मुख्य रूप से आर्थिक समुदाय जो था, ये इस समुदाय का, आसियान आर्थिक समुदाय की जिम्मेदारी थी आर्थिक रूप से मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास करना। अगला क्या था? आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। जैसा कि हमने बताया कि इनकी उद्देश्यता में एक बात थी कि आपस में इन सब देशों के बीच में कभी कोई भी विवाद ना हो, उसको सैनिक इस्तेमाल कम से कम करने देना है। तो इस द्वारा वार्ता विवाद को सुलझाया जा सकता था। और कोई भी एक देश दूसरे देशों के बीच में सांस्कृतिक पे या संस्कृति कैसी किनकी है वो सब लेकर के कोई भी लड़ाई झगड़ न हो। तो आसियान क्षेत्रीय मंच की अगर हम बात करें तो आसियान क्षेत्रीय मंच क्या था? एशियन रीजनल फोरम, ठीक है। एशियन रीजनल फोरम। तो आसियान रीजनल फोरम जो है 1994 में सदस्य देशों ने आसियान रीजनल फोरम की स्थापना की। तो एआरएफ की स्थापना कब हुई आसियान रीजनल फोरम की? 1994। 91 में विघटन, 92 में यूरोपियन यूनियन का गठन और 94 में एआरएफ का स्थापना, जो कि एक आसियान का ही पार्ट था। इसका मुख्य काम था, क्यों बनाना पड़ा? इसका मुख्य काम था सुरक्षा विदेश नीति में तालमेल बना, सुरक्षा और विदेश नीति के बीच में तालमेल बना के रखना। और इसके प्रमुख कार्य क्या थे?
क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, थोड़ा सा सेग्रीगेट कर दिया काम को, सदस्य देशों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देना, और सदस्य देशों के बीच होने वाली किसी भी संभावित टकराव को, कोई भी संभावित टकराव है तो उसको रोकने में उपाय अपनाना, जो भी अच्छे तरीके हैं उसको अपना के उसको सोल्व करना। एक फिर आसियान विजन, कि आसियान आगे वाले समय में क्या दिखेगा, तो इनका एक दस्तावेज बनाया, इन्होंने एक प्लान बनाया आसियान के विजन का 2020 में 2020। जैसे इंडिया एक प्लान, जैसे बिहार एक प्लान बनाया 2047, 2047 आजादी के 100 साल के बाद बिहार कैसा होगा। उसी तरीके से प्लान है भारत का भी, कि 100 साल के बाद, आजादी के 100 साल के बाद भारत कहाँ होगा। तो ई विजन बनाया, ये 2020 बनाया, आसियान विजन 2020। तो इसको कब इन्होंने बनाया, 1997 में, कि हमारा जो आसियान कंट्री जो होंगे वो 2020 में कैसा हो। उसी के तहत एक दस्तावेज तैयार किया गया, नीति वगैरह उसमें लगाए गए, और सभी तरीके के टर्म्स एंड कंडीशन लगाए गए, और जिसपे इसका लक्ष्य रखा गया 2020 तक आसियान को एक मजबूत, एकीकृत, समृद्ध समुदाय बने। तो ये कैसे बनना था और किस किन क्षेत्रों में बनना था, इनकी अगर पॉइंट की बात करें, तो सदस्य देश एक दूसरे के आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा, विवादों को शांतिपूर्ण से समाधान, क्षेत्रीय स्थिरता, जो मेन पॉइंट था वही सब चीजों को लेके आगे बढ़ने, एकल बाजार की स्थापना करना, मानवाधिकार की रक्षा करना, और पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग किया जाए। सतत उपयोग का मतलब ये होता है कि आप अगली पीढ़ी को वो संसाधन देते हैं जो सभी पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण है, और आप अपने उपयोग तो किए ही किए, और अपने पीढ़ी के लिए भी उपयोग करने के लिए उस चीजों को बचा के रखे, या जितना आप उपयोग किए उसने किसी रूप में और उसको बना दिए। ठीक है। अगर देखते हैं कि भारत का आसियान देशों के साथ संबंध कैसा है, तो भारत का जो आसियान 3 सदस्य देश हैं, जिसके मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ फ्री व्यापार नीति, मलेशिया के साथ हम टैक्स नहीं लगाते, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ हम टैक्स नहीं लगाते, और आसियान की जो स्थापना हुई थी थाईलैंड में। तो इस पे हमारा समझौता किया गया है। 2010 में आसियान और भारत ने मिलजुल कर मुक्त व्यापार क्षेत्र में व्यवस्था कुछ लागू की, और आसियान एशिया का मात्र एक ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों में बातचीत करने के लिए मंच उपलब्ध कराता है। मतलब कि अगर आसियान सम्मेलन वगैरह में अन्य देश को पर्यवेक्षक के रूप में ये बुलाता है, जब भी सम्मेलन होता है आसियान का, और आसियान का मतलब होता है सम्मेलन जब भी होता है तो अन्य देशों को भी बुलाता है, जो विश्व शक्ति देश हैं और यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन लोगों में से भी किसी को इनवाइट करता है, और जो भी है पूरे विश्व लेवल पे जो भी राजनीतिक और सुरक्षा के मामले में बातचीत करने के लिए उपलब्ध मंच देखता है, कि आइए आ करके विश्व सुरक्षा की आप भी बात कर सकते हैं, और उसमें आसियान कंट्री आपको सहयोग करता है। भारत ने 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब पूरब की ओर देखो की एक नीति अपनाई, लुक ईस्ट। फिर जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्ट ईस्ट का एक नीति अपनाई, कि भाई पूरब की तरफ देखो, जिसमें मतलब था पूरब की तरफ देखो का मतलब पूरे विश्व को आगाज कर रहे थे, कि जिसमें पूर्वी एशिया के देशों के साथ आर्थिक संबंध को बढ़ोतरी हुई। जब इनका एक ही इस तरीके का जब स्टेटमेंट आता है एक देश का प्रधानमंत्री का, तो ऐसे सोच के साथ ये चीजें में बढ़ोतरी होती है, कि हाँ ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब कुछ उन्होंने अपने पूर्वी क्षेत्रों में, पूर्वी कंट्री में ना कुछ तो विकास किया है, तभी तो हमें इस तरीके से सहयोग के रूप में कह रहे हैं कि आइए इधर देखिए, का मतलब यह है कि आइए इधर भी व्यापार कीजिए। इसके अंतर्गत आसियान देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए भी गए थे। आसियान देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे 2018 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे। जैसे अभी भी भारत हर बार गणतंत्र दिवस में किसी न किसी एक देश को या किसी एक से ज्यादा देशों को भी वहां के प्रमुख लोगों को अतिथि के रूप में बुलाता है। जैसे अभी अब अगले आने वाले हैं 2026 के गणतंत्र दिवस, इसमें भी कोई न कोई अभी डिसाइड नहीं हुआ है आधिकारिक तौर पे, लेकिन कोई न कोई आने ही वाला है। ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं चीनी अर्थव्यवस्था की। तो हम लोग पढ़ते हैं चीनी अर्थव्यवस्था। तो चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, उत्थान का मतलब कि जो इसके विकास जो किया, इसकी अगर बात करें तो 1978 के बाद चीन की जो अर्थव्यवस्था एक महाशक्ति के रूप में देखा जाने लगा, और चीन एक विश्व स्तर पे एक शक्ति के रूप में तीसरा बड़ा केंद्र माना जाता है अभी। चीन, अनुमान है कि 2040 तक
चीन जो है आर्थिक शक्ति जो है अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में बनेगा। लेकिन अमेरिका भी रुका हुआ नहीं है, वो भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लेकिन इसके अभी ग्रोथ रेट अच्छे हैं। तो चीन की एक बड़ा सा भूभाग और जो विशाल आबादी है चीन में, और यहाँ पे जो है ना आर्थिक वृद्धि में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं आबादी और वहाँ का भूभाग। वहाँ पे बहुत सारे खनिज और प्राकृतिक संपदा है। तो इसका कारण क्या है कि चीन महाशक्ति बन सकता है? उसके कारण क्या है? उसके कारण यह है कि 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवाही गणराज्य की स्थापना हुई। साम्यवादी क्रांति के बाद तो साम्यवादी चीन ने पूंजीवाद को छोड़ के सोवियत संघ की सलाह तथा सहायता प्राप्त की, मतलब ये साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया। आयातित सामान, बाहर से आने वाला सामान को घरेलू स्तर पे बनाना शुरू कर दिया। सबसे अच्छा बात यह है कि बाहर से इसको कुछ खरीदना नहीं पड़ रहा है चीन को। ये लगभग लगभग हर चीज ये अपने देश में बना रहे हैं। कैन यू बिलीव दैट इन्होंने कृत्रिम सूर्य बना चुका है, आर्टिफिशियल सन बना चुका है इन्होंने। आर्टिफिशियल सन बना रखा है इन्होंने, कृत्रिम सूरज तक बना लिया है, इसकी टेस्टिंग कर रहा है। सोचिए। तो ये चीनी अर्थव्यवस्था के यही सब बहुत कारण है। वहाँ के संसाधन भी अच्छे हैं। चीन के नागरिकों के लिए शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में बहुत सफलता हासिल की है। यहाँ पे नागरिकों के रोजगार की भी स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। 1972 में चीन ने अमेरिका के साथ आर्थिक संबंध बनाए। तो अमेरिका के साथ इनके आर्थिक संबंध कब से शुरू हुए? 1972। 73 में जो यहाँ के इनके प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई ने सेना और उद्योग में बहुत सारे नए तकनीक लाए। आधुनिकरण के लिए 4 प्रस्ताव दिए कि भाई हम सेना में और उद्योग में कुछ आधुनिक लाना चाहते हैं, कुछ हम मॉडर्न करना चाहते हैं, आधुनिकरण करके। चलिए, क्या था इनके? तो 1978 के दिन जो थे, श्याओपुंग ने आर्थिक सुधार और खुले द्वारा नीति को अपनाया। 82 में खेती का निजीकरण किया। 98 में उद्योग का निजीकरण किया। और 2001 में चीन जो था WTO विश्व व्यापार का संगठन का सदस्यता प्राप्त किया। 2001 में ये विश्व व्यापार की संगठन में एक तरीके से सदस्यता प्राप्त किया, WTO का सदस्य बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 2001 में। ठीक है, तो ये सब इनके प्रमुख कुछ उद्देश्य थे। 73 में जैसे इन्हें सेना उद्योग आदि में मॉडर्न किए। 78 में आर्थिक सुधार खुली नीति अपनाया। खेती का निजीकरण किया, खेतों जमीन को प्राइवेट किया, उद्योग को प्राइवेट किया, जो सारे अंदर साम्यवाद मतलब पूंजीवादी की तरफ ये बढ़ने लग गए। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है साम्यवादी की व्यवस्था में अगर देखा जाए तो पूंजीवादी व्यवस्था बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से विकास करती है। फिर चीन ने एसीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, मतलब कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए इन्हें स्थापना ऐसा किया कि भाई यहाँ पे रहने की इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, और यहाँ पे अन्य तरीके के जितने तरीके के जो व्यापार है वो व्यापारिक लोग यहाँ पे व्यापारी लोग आकर के अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए। तो ऐसा जोन वहां पे बनाया, इकोनॉमिक जोन की, जहाँ पे व्यापार करने के लिए सभी तरीकों का सुविधा उपलब्ध हो। परिवहन, इलेक्ट्रिसिटी, सीप, हर तरीके का वहां व्यवस्था हो। चीन ने शॉक थेरेपी जो था उसको छोड़कर अपने बल पे खड़ा होने का निर्णय लिया। शॉक थेरेपी क्या था कि ये सब मुख्य रूप से ये कहता था वर्ल्ड बैंक का और इनकी नीति थी, अमेरिका वगैरह की नीति थी, जिसपे वर्ल्ड बैंक वगैरह का ये प्रयोग करते थे शॉक थेरेपी को। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। चीन अर्थव्यवस्था की महाशक्ति बनने के कुछ और भी कारण, जैसे अगर हम बात करें तो निजीकरण करना, प्राइवेट करना चीजों को, बाजार में सुधार लाया, निवेश के लिए आकर्षक माहौल बनाया कि बाहर वाले लोग भी आकर के यहाँ निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें। तो विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया कि बाहर वाले लोग आकर निवेश किए, फायदा हुआ चीन को। कोई भी देश आकर के किसी दूसरे देश में निवेश करता है तो ज्यादा फायदा उस देश को होता है जहाँ निवेश होता है। तो चीन ने तकनीक में और उत्पादकता में, प्रोडक्टिविटी में और टेक्नोलॉजी में बहुत सुधार किए। तो ये सब इनकी आर्थिक विकास का प्रमुख कारण बना। तो चीनी अर्थव्यवस्था जो विकास का उसका ये था कि पूरे विश्व में बहुत अच्छी और तेजी से विकास कर रहा है चीन। इसकी बहुत बड़ी आबादी जो है, इतनी बड़ी जो आबादी है चीन की, कहा जाता है भारत के बाद दूसरी सबसे बड़ी चीन की आबादी। तो इसमें बहुत सारे इन लोग निर्माण भी करते हैं और उसका उत्पादन भी बहुत ज्यादा करते हैं। और उत्पादन ज्यादा करते हैं तो उसका उपयोग भी ज्यादा इन्हीं लोग करते हैं। लेकिन खुद से उत्पादन करके उपयोग ज्यादा करेगी तो भी ज्यादा घाटा देश को नहीं होता है। चीन में विदेशी निवेशों को बढ़ावा दिया गया। उसके बाजार में
टेक्नोलॉजी और वित्तीय आयात बहुत सारे आए, बहुत वित्तीय आयात आए, मतलब कि बहुत सारे बाहर से इन्वेस्टमेंट आए। चीन ने अन्य देशों के साथ भी आर्थिक संबंध में सुधार किया, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्यता प्राप्त किया, विदेश निवेशों को बढ़ावा दिया। तो ये सब इसके बहुत कारण थे। अगर चीनी अर्थव्यवस्था की समस्या की बात करें तो चीन की अर्थव्यवस्था की जो दर है ना, वो 5 से 6% के दर से ये विकास कर रही है। इसके बावजूद जो जनसंख्या का भी विकास है ना, वो 2 से 3% बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है ना कि लाभ लेने वाले बहुत लोग वंचित रह जाते हैं। इतने विकास के बावजूद भी 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं चीन में। महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब होती जा रही है चीन में। भ्रष्टाचार में भी बढ़ोतरी हुई है, पर्यावरण भी प्रदूषित हुआ है। बहुत सारे वायरस वगैरह चीन में होते हैं, बनाए जाते हैं टेस्टिंग वगैरह के लिए, फिर ये बाहर निकल जाते हैं। गांव शहर के लोगों के बीच जो है ना आर्थिक विषमता बहुत ज्यादा है। गांव शहर के लोगों के बीच में शहर में अमीर लोग हैं, गांव में बहुत गरीब लोग हैं। क्षेत्रीय स्तर स्तर पे अगर हम चीन की बात करें तो आर्थिक शक्ति के रूप में चीन इतना उभर गया है कि जापान, रूस और आसियान इत्यादि को भी चीन के साथ पुराने विवादों को भूल के अच्छा रिश्ता बनाया। मतलब आर्थिक रूप में इतना विकास कर रहे हैं कि जिनके साथ इनके पहले दुश्मनी थी, उनके साथ भी ये अब दोस्ती कर लिए हैं विश्व स्तर पे। 1997 में आसियान वित्तीय संकट से बाहर निकलने के लिए चीन से बहुत मदद ली। 1997 में आसियान पे वित्तीय एक संकट आया था, उसमें चीन ने बहुत मदद किया। और अनुमान लगाया जा रहा है कि ताइवान भी चीन के साथ विवाद को खत्म करके अच्छे रिश्ते बनाएंगे और चीन की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाएंगे। चीन का अगर हम बात करें भारत के संबंध से, तो चीन का जो है भारत के संबंध काफी बुरा स्थिति में है, लेकिन फिर भी व्यापारिक संबंध ठीक ठाक है। भारत भी इस समय एक एशिया के महाशक्ति के रूप में है। हिंदी चीनी भाई भाई का एक नारा था शुरुआत में, लेकिन जब सीमा विवाद हुआ 1962 में हमारे चीन के साथ लड़ाई हुई, उस समय के साथ सैन्य संघर्ष तो कुछ हमारे पंचशील समझौते के तहत रुके रहे, लेकिन इस तरीके से एक उस तरीके वाला हिंदी चीनी भाई भाई वाली बात नहीं रह गई। ये रह गई बात, जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे, उस टाइप से। तुम जितना व्यापार करोगे हमारे साथ, हम भी उतना ही करेंगे। 1954 में क्या हुआ था, इनके व्यापार जो सुधारे गए थे, प्रधानमंत्री जो थे, चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत आए और दोनों देशों के बीच में इनके सुधार में मित्रता की संधि हुई। और दोनों देशों के बीच में मित्रता की संधि क्या हुई, एक पंचशील समझौता हुआ था। प्रभुसत्ता प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे और दूसरे देशों के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। समानता में परस्पर लाभ दोनों देशों के बीच, समानता में परस्पर लाभ सभी देशों के साथ साथ होगा और एक साथ लाभ के लिए समझौता किया। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रहेंगे, दोनों देश आपस में सहयोग के लिए समझौता करेंगे। आपस में मतलब कुल मिला के था ये पंचशील समझौता वाले ही सारे पॉइंट लगभग, और इन्हीं को कहा गया, ये पंचशील समझौता कहा गया। और इस वर्ष ही भारत के प्रधानमंत्री चीन की यात्रा की थी और नेहरू के प्रयास के बाद 1955 के बाडुंग में एक सम्मेलन होता है, तो चीन को इन्होंने आमंत्रित किया था सबसे पहली बार। और चीन को राष्ट्रों की बिरादरी में प्रवेश हुआ। तो भारत ने चीन को राष्ट्रों की बिरादरी में प्रवेश करने में बहुत मदद की। फिर घटना कुछ हुई 58 के बाद चीन के साथ हमारा सीमा विवाद हो गया, जो अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्र में, इन्होंने लद्दाख के क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश की सीमा से हमारे पास घुस आए, कुछ जमीन को कब्जा कर रखा है, अभी तक भूमि के कब्जे में। और इन्होंने पुरानी जो सीमा था उनको नहीं माना। फिर मार्च 1959 में क्या हुआ था कि सेनाओं के बीच में तिब्बत को इन्होंने हड़प लिया था। दलाई लामा जो वहां के थे तिब्बत के, भारत में शरण ले ले। इससे इनको ये माने, चीन ऐसा माना कि ये भाई हमारी घरेलू मामला था, इसमें दखलंदाजी कर रहा है। 1962 में चीन ने आक्रमण करके लद्दाख के नेफा के कुछ क्षेत्र थे उस पे अवैध कब्जा कर लिया। युद्ध तुरंत रुक गया एक दो सप्ताह के अंदर ही, लेकिन भारत के संबंध इस समय चीन के साथ टूट गए थे। अगर हम आर्थिक घटनाओं की बात करें तो भारत और चीन के बीच में 1950 में चीन भारत के क्षेत्र तिब्बत पे कब्जा करता है। और चीन के साथ जो भारत के जो अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाके थे, जिसमें लद्दाख के जो अक्साई चीन पे अपना अधिकार जमा ली। और 1962 में हमारा चीन से युद्ध हो गया और हमें पीछे हटना पड़ा था, एक तरीके से हम हार गए। 1976 तक दोनों देशों के बीच के जो कूटनैतिक संबंध जो थे वो समाप्त हो गए एक तरीके से। फिर 81 में दोनों देशों के बीच में बातचीत शुरू हुई और सीमा विवाद को लेकर बातचीत हुई, बहस हुई, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। 1988 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा भी संबंध में सुधार के लिए दौरा किया गया चीन का। तो सीमा व्यापार के लिए 4 पोस्ट खोले जाने पर राजीव गांधी ने समझौता किया, साथ ही कई समझौते पे और भी हस्ताक्षर किए, तो थोड़ा सा व्यापार
सही हुआ। 99 में भारत और चीन के बीच में हमारे 30 30% प्रति वर्ष की व्यापार दर से व्यापार बढ़ा। 92 में एक हमारा और घटना हुआ था, 33 करोड़ 80 लाख डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का स्तर बढ़ के 2017 में 84 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जो 92 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर था। 2017 में 84 अरब डॉलर तक हमारा व्यापार पहुंच गया था चीन के साथ। 98 में क्या हुआ, चीन ने भारत के परमाणु हथियार परीक्षण का खबरों में नाराजगी जताई। तो ये सब उनके विचार थे, ये सब हमारे थे। अगर इनके मनमुटाव की जो कारण की बात करें तो एक सीमा विवाद सबसे बड़ा था। चीन का आग्रह था कि लद्दाख का जो पूर्वी भाग है वो अक्साई चीन ये सब हमारे हैं, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र। तो ये सब को लेकर के हमारी शुरू हुई थी। चीन 1914 में मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है, जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। भारत चीन के इस आग्रह को स्वीकार नहीं किया। भारत चीन के उसी आग्रह को स्वीकार करता है जो भारत और चीन के बीच में संबंध बनाए गए। और पाकिस्तान को इन्होंने बहुत सहायता देता है, परमाणु सहायता देता है। और चीन जो है गुप्त तरीके से पाकिस्तान को परमाणु ऊर्जा और तकनीकी प्रदान कर रहा है। उससे कठुआ में परमाणु रिएक्टर बनाया है। और इसी की सहायता से पाकिस्तान ने गौरी, गजनी और अब्दाली नामक मिसाइलें बनाई है, जो भारत के लिए सुरक्षा के लिए संकट पैदा कर सकता है। हिंद महासागर में भी चीन हिंद महासागर में अपनी पैठ जमाना चाहता है। उसे म्यांमार से पोको द्वीप लिया है, जिससे बंगाल की खाड़ी में अपना पांव जम जाए। लेकिन पाकिस्तान ने कराची के निकट एक गवादर बंदरगाह बना रखा है, जहां से भी ये अरब सागर में भी उसका पांव जम जाए। और वहां से भी ये श्रीलंका के जो क्षेत्र है, हम्बनतोता बंदरगाह वहां बना रहा है। तो ये सब को लेकर के भारत की सुरक्षा की दृष्टि से ये सब घाटे का सौदा हो सकता है। तो ये सबसे भारत के बीच हमारे संबंध चीन के उस तरीके से अच्छे नहीं है। तिब्बत का मामला पहले से ही रहा है। भारत मानता है कि तिब्बत चीन का अंग है। उसी समस्या चीन के घरेलू मामला समझता है, जिसमें भारत हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है इसको लेकर के। लेकिन भारत के जो वहाँ चीन तिब्बत के दलाई लामा जो है वो भारत में रह रहे हैं, तो चीन इस बात पे आपत्ति करता है। इसका जो है विरोधी रूप बहुत खराब। चीन की जो परमाणु नीति जो है, भारत की परमाणु नीति की चीन आलोचना शुरुआत से ही करता रहा है, जब से हमारा परीक्षण किया गया है। और परमाणु आपूर्ति समूह में भारत के प्रवेश का विरोध करता है। अगर परमाणु अप्रसार संधि में भारत का सहयोग मिल जाए तो भारत बहुत अच्छा आगे कर सकता है, वर्ल्ड लेवल पे। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी का दिशा है वो अपनी ओर मोड़ने का भी प्रयास करता रहता है चीन। हम एक बात सुने, अगर जो जापान की कहानी थोड़ी सी है जापान के साथ। हमारा जो द्वितीय विश्व युद्ध का जो समाप्ति हुआ था ना, तो जापान बहुत तेजी से उन्नति किया विश्व, जबकि इस पे परमाणु बम गिराया गया था। तो जापान की कंपनियां जैसे सोनी, कैनन, पैनासोनिक, माजरा, टोयोटो, ये सब जापान की कंपनियां हैं। तो जापान 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी। और जी8 ग्रुप बनाया, जिसमें जापान एशिया का एकमात्र देश है। और जापान की आबादी के मुताबिक अगर जापान की बात करें तो वर्ल्ड में 11वां स्थान रहता है आबादी के स्थान पे। और उसकी जो सेना का जो शक्तिशाली है, उसका 10% व्यय सैन्य खर्चे पे ये देता है, अपना पूरा टैक्स, पूरा खर्चा का सैन्य खर्चे पे 10% कहता है। जापान का जो रक्षा बजट है, जीडीपी का 1% ही है रक्षा बजट। फिर भी वह विश्व में 7वां स्थान पे टिका हुआ है। यूनाइटेड नेशन यूएनओ को बजट में जापान की 10% की हिस्सेदारी, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है? सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है यूएसए की, लगभग 25%। इक्यावन में जापान ने अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन करता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। और हम लोग इसके बाद फिर आगे के चैप्टर्स देखेंगे। तो जापान एक छोटी सी, जापान के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, छोटा सा एक देश है, लेकिन बहुत जीडीपी में बहुत हिस्सेदारी है, आर्थिक रूप से कभी काफी डेवलप हो गया है। तो इस तरीके से हमारा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का चैप्टर समाप्त हुआ। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी लोगों को, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, जिससे सभी लोगों को फायदा हो। थैंक यू।